साथियों आपका एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन की आपकी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में अभी कुछ घंटे बाकी हैं या कुछ दिन बाकी हैं, तो मैं कहूंगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक चीज को कंप्लीट किया है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे रीजनिंग या चाहे मैथ हो, तो सब कुछ देखेंगे। साथियों आज की ये वीडियो आपको कंप्लीट एक तरीके से संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन करवा के छोड़ेगी। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक साथियों कौन थे? तो आपको याद रखना है जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक थे। अगला देखिए, पलायन वेग इनमें से किस पर निर्भर नहीं होता है? तो किस पर साथियों निर्भर होता है? अगर आपसे मैं कहूं क्या किस किस पर निर्भर होता है, तो यहां पर आप लोग साथियों याद रखेंगे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर निर्भर होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर होता है, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक जिगजैग रेखा किसको अलग करती है? तो साथियों किसको अलग करती है? मैं कहूंगा धातुओं से गैर अधातुओं को अलग करती है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमानों के गुण द्वारा लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? क्या चुंबकीय बल? मैं कहूंगा नहीं, विद्युत बल नहीं साथियों, इसको गुरुत्वीय बल कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमानों के द्वारा जो द्रव्यमानों के गुण के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको गुरुत्वीय बल कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, ठोस पदार्थ का गुण जिसमें द्रव अवस्था में जाए बिना पदार्थ को सीधे गैसीय अवस्था में बदल दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या यह क्वेश्चन कई बार आपके साथियों आरआरबी के एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ठोस पदार्थ का गुण जिसमें द्रव अवस्था में जाए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए उसको साथियों ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल, लाफिंग गैस साथियों क्या है? फटाफट आप लोग बताइए। तो नाइट्रस ऑक्साइड अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूछा जा रहा है साथियों यहां पर आपसे कि महासागर पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग को कवर करता है? तो साथियों 71% भाग को कवर करता है, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों, और फटाफट आप लोग यहां पर बता देंगे कि इस सवाल का जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। यानी कि वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है। एक तरीके से बात करें तो चांद की सतह पर उसका भार साथियों क्या हो सकता है? इतनी सी बात आपको यहां पर साथियों बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब, बता दीजिए। चलिए, तो कुछ नहीं साथियों, इसको जो 6000 है ना, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या वस्तु का भार पृथ्वी पर इतना न्यूटन है, चांद की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो इसकी आपको किससे गुणा करना है? 1/6 से। तो 1/6 से जब आप साथियों गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और 1000 आ जाएगा, यानी कि 1000 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग का कारण बनता है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? मैं कहूंगा कैडमियम प्रदूषण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के, जो सबसे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों 2024 के, जिनकी आने की पूरी पूरी संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं बहुत तेजी के साथ। देखिए, कह रहे कि भारत ने 2024 में कौन सी नई रक्षा प्रणाली को विकसित किया है? तो मैं कहूंगा साथियों एंटी सैटेलाइट मिसाइल को विकसित किया है। यह आंसर भी मैंने आपकी सहजता के लिए साथियों यहां पर टाइप करवा दिया है। ठीक है, तो भारत ने 2024 में जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ये एक नई रक्षा प्रणाली है, इसको विकसित किया है। उसके बाद देखिए 2024 में भारत का नया लोकसभा के अध्यक्ष साथियों चुना गया है। तो किसे चुना गया है? ओम बिरला को चुना गया है। अब उसके बाद देखिए कौन सा देश 2024 के ओलंपिक खेलों का एक तरीके से मेजबान देश होगा? तो यहां पर साथियों फ्रांस है। क्या फ्रांस है? तो यहां पर यह होना चाहिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की है? तो फ्रांस ने की है। उसके बाद देखिए भारत ने 2024 में अपनी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया है साथियों? हिमाचल प्रदेश में किया है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किसने 2024 का पहले भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है साथियों? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने 2024 का
पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है? और 2024 के भारतीय गणराज्य दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। कौन थे साथियों? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री 2024 में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जो देश के हर गांव तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का उद्देश्य था? तो किसका उद्घाटन किया था? भारत ब्रॉडबैंड योजना का उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? हर गांव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना था। उसके बाद देखिए, 2024 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो साथियों अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। कहां पर? अहमदाबाद में स्थापित किया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया परिसर खोला है? तो किस राज्य ने साथियों खोला है? मध्य प्रदेश ने खोला है। उसके बाद देखिए, 2024 में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भारत ने कौन सा पदक जीता है? भारत ने कितने पदक जीते हैं? सॉरी, तो भारत ने 20 पदक जीते। कितने? भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं। अगला देखिए, हाल ही में 2024 के बजट में राष्ट्रीय विज्ञान मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 25,000 करोड़ रुपए की राशि को साथियों आवंटित किया गया है। भारत में 2024 में भारत ने किसे पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो मैं कहूंगा इनका नाम है साक्षी मलिक, और साक्षी मलिक को साथियों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, हरित भारत मिशन किसके द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो कहां पर आयोजित की गई है साथियों? दावोस में आयोजित की गई है। उसके बाद देखिए, 2024 में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के साथ साथियों ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत ने किसे राष्ट्रपति की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न दिया है? तो मैं कहूंगा लता मंगेशकर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारत की पहली महिला वैज्ञानिक रानी दुर्गावती पर कौन सा राज्य आधारित फिल्म महोत्सव बनाई गई है? तो मैं कहूंगा मध्य प्रदेश आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य पर आधारित फिल्म बनाई गई है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर के 2 सवाल हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से यहां पर देखने को मिले। देखिए, अब यहां पर अगर बात करें, क्या कहा गया है? कह रहे कि 2024 में भारत के किस राज्य ने किसान कल्याण योजना के तहत 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है? तो यह काम साथियों मध्य प्रदेश ने किया है। किसने? मतलब मध्य प्रदेश ने किसान कल्याण योजना के तहत 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है। और 2024 में भारत ने किस प्रकार के स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 50,000 करोड़ का निवेश किया है? तो मैं कहूंगा यातायात प्रबंधन और स्मार्ट सड़कें। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। चलिए, तो अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, क्या यहां पर है? कह रहे कि 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 10,000 रन पूरे किए हैं? तो यह काम विराट कोहली ने किया है। किसने? विराट कोहली ने किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में प्रदूषण के कारण लगाए गए 100 करोड़ के जुर्माने की सजा दी है साथियों? तो दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में ऐसा हुआ है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर के 2 सवाल हैं, इसको भी देख लीजिए साथियों। हाँ, तो इसकी अगर बात करें, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा जा रहा है, देखिए जरा इसको। 2024 में कौन सा देश भारत के साथ पहले मूल्यवर्धन आपूर्ति श्रृंखला यानी कि वैल्यू एडेड सप्लाई चेन पर समझौता करने वाला था? तो मैं कहूंगा बांग्लादेश था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। और स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत किस भारतीय राज्य ने ऑर्गेनिक कृषि प्रमाणन प्रणाली की शुरुआत की है? तो यह काम साथियों हिमाचल प्रदेश ने किया है। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे चित्रकारी का संबंध कागज से है, वैसे ड्राइविंग का संबंध किससे होगा? सड़क से, ड्राइवर से, स्टीयरिंग से, या साथियों पहिए से? मुझे बताइए। देखिए, चित्रकारी कहाँ पर की जाएगी? जाहिर सी बात है कागज पर की जाएगी। तो ड्राइविंग कहां पर साथियों की जाती है? सड़क पर, ड्राइवर पर, स्टीयरिंग पर, पहिए पर। मैं कहूंगा ड्राइविंग सड़क पर की जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि
आपको पहले तो ये देखना है कि TURNIP से WXUQLS बन गया है, उसी प्रकार ORANGE से RUDQJH बन गया है। तो आपको बताने कि GRAPES से क्या बन पाएगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर हो पाएगा। सबसे पहले तो साथियों आपको देखना है, देखिए ये 20 T20 पर होता है और W23 पर होता है, यानी कि यहां पर 3 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार U21 पर होता है, X साथियों 24 पर होता है, फिर 3 बढ़ाया गया है। R 18 पर होता है साथियों और U21 पर होता है, यानी कि यहां पर भी 3 बढ़ाया गया। तो क्या 3 बढ़ाने वाला क्रम चल रहा है? मैं कहूंगा बिल्कुल, यहां से N से Q हुआ बिल्कुल और P से S हो, यानी कि 3 बढ़ाने वाला क्रम चल रहा है। और यहां पर भी आप देखेंगे वही 3 साथियों बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो G में साथियों अगर आप 3 प्लस करेंगे तो G 7 पर होता है और 10 पर होता है J, यानी कि J यहां पर आ जाएगा। तो J एक तो यहां पर, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है। R 18 पर होता है, 18 में 3 प्लस करेंगे U आ जाएगा, फिर साथियों D आ जाएगा। P 16 पर होता है, तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो S आ जाएगा और E से H हो जाएगा और फिर V हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा JUD। कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर साथियों D में लिखा हुआ है और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कथन आपके सामने है क्या? कथन आपके सामने है साथियों और निष्कर्ष आपके सामने, कथन आपके सामने और निष्कर्ष आपके सामने। आपको बताने कौन सा राइट आंसर हो सकता है। देखिए क्या कह रहे कि सभी मेटल सॉलिड हैं, तो साथियों ये क्या हो गया? कह रहे कि सभी मेटल सॉलिड है, तो ये मेटल हो गए। और कह रहे कि सभी मेटल सॉलिड हैं, तो ये सभी मेटल क्या हो गए साथियों? सभी मेटल आपके सॉलिड हो गए। इतनी बात क्लियर है। कह रहे कि कुछ सॉलिड कंडक्ट हैं, तो कुछ सॉलिड आपके क्या हो जाएंगे? कुछ सॉलिड क्या हो जाएंगे साथियों? कंडक्ट हो जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। कह रहे कि कोई कंडक्टर काला नहीं है, तो ये जो कंडक्टर है ना साथियों, कोई कंडक्टर क्या, कोई कंडक्टर काला नहीं है। तो ये बन के आप निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही लग रहा है। देखिए कुछ मेटल कंडक्टर है, कुछ मेटल कंडक्टर नहीं है। अगर ये होता कि भैया कुछ सॉलिड कंडक्टर तो सही हो जाता, ये गलत हो जाएगा। कोई सॉलिड काला नहीं है, ये भी गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव आ गया। जब अच्छा यहां पर ठीक है नेगेटिव है तो नेगेटिव आ सकता है। देखिए अब ऐसा है, वाकई में ऐसा नहीं है। कोई सॉलिड काला नहीं है, तो कोई सॉलिड कहां पर? कोई सॉलिड काला नहीं। देखिए इसके बारे में हमें कोई संबंध पता नहीं है। हमें संबंध ये दिया गया है कि कोई कंडक्ट काला नहीं, ये नहीं बताया गया कोई सॉलिड काला है या काला नहीं है। तो जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है वो भी आपका गलत ही माना जाता है। सभी कंडक्ट सॉलिड है। देखिए सभी कंडक्ट सॉलिड कैसे हो सकता? हाँ कुछ कंडक्ट सॉलिड है, ठीक है, लेकिन क्या ये गलत हो जाएगा? सभी कंडक्ट सॉलिड थोड़ी ना है। तो मैं कहूंगा कोई भी निष्कर्ष यहां पर सही नहीं है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए साथियों, डायरेक्शन वाला सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए सीधा हाथ जो आपका होता है ना, सीधा हाथ, इसको कहा जाता है दायां। क्या इसको क्या कहा जाता है? इसको दायां हाथ कहा जाता है। और जो उल्टा हाथ होता है ना, उल्टा हाथ, इसको क्या कहा जाता है? इसको साथियों बायां कहा जाता है। तो ये दोनों जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग चलते साथियों सवाल की तरफ। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि वे ए व्यक्ति ए उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। तो मान लीजिए साथियों ये उत्तर की ओर चलना शुरू किया और 4 किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर ये चल गया। उसके बाद कह रहे कि फिर वो दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब सीधे हाथ पे मुड़ता है, तो सीधे हाथ पे मोड़ दिया और 8 किलोमीटर चला दिया, 8 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। कह रहे कि अब वो बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब उल्टा हाथ है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो साथियों हमने बाएं मुड़ा दिया और 2 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद कह रहे कि फिर वो बाएं मुड़ता है और फिर 8 किलोमीटर चलता है। तो जब 8 यहां चलेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर ही पहुंच पाएगा। वो जहां से उसने शुरुआत की थी, यहां से उसने शुरुआत की थी, उस बिंदु तक पहुंचने के लिए अब कितनी दूर उसको चलना होगा और किस दिशा में चलना होगा, कितनी दूर चलना होगा। देखिए ये तो 2 है, 2 किलोमीटर है, ये 2 है ना, तो ये भी 2 है और ये 4 है। तो मैं कहूंगा 6 किलोमीटर चलना होगा। और किस तरफ वो जाएगा साथियों? वो दक्षिण की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 किलोमीटर और दक्षिण कहां पर लिखा हुआ है? मैं देख रहा हूं ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर, अच्छा सॉरी 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कहां पर लिखा है? तो 6 किलोमीटर तो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी मैंने क्यों क्लिक कर दिया? कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए इस सवाल को और बताइए कि आप इस सवाल का सही जवाब कैसे करेंगे। देखिए
Z से A बनाया गया है, Y से B बनाया गया है, W से D बनाया गया है, T से G बनाया गया। इतना मैंने देखा तो मुझे मालूम पड़ गया यहां पर तो अपोजिट वाला है मैटर। क्या अपोजिट वाला है? जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं भाई, A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट Z होता है, X होता है सॉरी, D का अपोजिट W होता है। तो वही चीज तो यहां पर है, ठीक है। Z का अपोजिट A कह लो या A का अपोजिट Z कह लो, B का अपोजिट Y, टी का अपोजिट W, जी का अपोजिट टी। तो अब फर्क ये आपको बताने कि यहां पर कौन सा लेटर आएगा। देखिए Z से 1 घटाया गया तो Y आ गया, Y से 2 घटाया गया तो W आ गया, W से W 23 पर होता है, ये 20 हो गया है, तो 3 घटाया गया तो जाहिर सी बात है T 20 पर होता है। अब यहां पर 4 घटाया जाएगा तो साथियों P आ जाएगा। तो P कहां पर लिखा हुआ? यहां पर लिखा हुआ। अब इसको देखिए, अच्छा P का अपोजिट क्या होता है? J नहीं होता है, P का अपोजिट K होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि CHAPTER को RAHPETC बनाया गया। तो आपको बताने कि EXPLAIN को क्या बनाया जा सकता है साथियों, मुझे बताइए। साथियों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये समझ लीजिए साथियों, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपका ये पेपर है या अगला कोई पेपर है, तो इस चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल से अगर आप जुड़ जाते हैं और क्लासेस को साथियों प्रॉपरली लेते हैं तो मैं कहूंगा कि सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है ना? जो कंटेंट साथियों एग्जाम में पूछा जाएगा वो कंटेंट आपको साथियों में पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो अगर ऐसा डिक्टो ये सवाल आपके सामने आ जाए एग्जाम हॉल में तो आप क्या करेंगे साथियों? आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए मुझे जब मैंने इन लेटर्स को पढ़ा तो मुझे देखकर यह लगा कि जो लेटर्स यहां पर हैं वही लेटर साथियों यहां पर है, सिर्फ क्रम चेंज हुआ है। जैसे कि ये सी शुरू में है तो सी अंत में कर दिया गया। ठीक, इतनी बात। ये जो दूसरे नंबर पर है ना वो तीसरे नंबर पर कर दिया गया, जो तीसरे नंबर पर है वो इसमें दूसरे नंबर पर कर दिया गया। ये चीज है, बाकी सब सेम है। तो आप भी साथियों इसको ऐसे ही कर लो। देखिए जो इसमें जो पहले नंबर था वो अंतिम नंबर पर हो गया, यानी कि ई पहले नंबर पर है, ई यहां पर आपका आ जाएगा, ई यहां पर आपका आ जाएगा। एच तीसरे नंबर कर दिया, यानी कि एक्स जो है ना साथियों, एक्स जो है वो तीसरे नंबर पर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो x आपका यहां पर आ गया। अब आपको देखना है x यहां पर है नहीं, x यहां पर है नहीं, x यहां पर है और x यहां पर है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए और क्या चीज, देखिए ये दो हम ना देखें क्योंकि ये दो सेम सेम है। हम देख लेते ये वाला देख लेते, हाँ ये वाला देख लेते। p यहां से कहां? अच्छा p जहां पर है वहीं पर है भाई साहब। ठीक है, तो l जहां पर है l वहीं पर रहेगा। तो मैं कहूंगा XL आना चाहिए। XL कहां पर है? XL साथियों ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो ऐसे आप साथियों इस सवाल को करेंगे कम समय में। ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए और बताइए। करें कि कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं है? इंच, आउंस, सेंटीमीटर या यार्ड, कौन सा सातों सबसे अलग है ये आपको बताना। देखिए इंच से हम क्या चेक करते हैं? हम कोई भी लंबाई को चेक कर लेते हैं कि भाई कितनी लंबाई में, ये इंच में कितनी लंबाई है इसकी। ठीक है, और आउंस की अगर बात करें तो इससे वजन तोल सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर से भी लंबाई साथियों चेक कर सकते हैं, और यार्ड की अगर बात करें इससे लंबाई भी चेक कर सकते हैं और क्षेत्रफल भी चेक कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे अलग जो यहां पर है वो ऑप्शन नंबर है बी वाला है, क्योंकि 3 से लंबाई चेक की जा सकती है, जबकि ऑप्शन नंबर बी यानी कि आउंस से वजन को चेक किया जाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कहने के क्षमा सुनीता की एकमात्र बहन है। तो क्या कहा गया है साथियों? मान लीजिए ये सुनीता हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? ये सुनीता हो जाएंगी। और कह रहे हैं कि सुनीता की एकमात्र बहन कौन है? सुनीता की एकमात्र बहन क्षमा है, तो ये क्षमा हो गई। ठीक है ना? कह रहे हैं कि सुनीता के पति की सास का एक पुत्र है, यानी कि सुनीता के पति, मान लीजिए ये हो गया सुनीता के पति की सास। सुनीता के पति की सास कौन होगी? इनकी ही तो मां होंगी। ठीक है ना? यानी कि सुनीता की ही तो मां होंगी। तो ये सुनीता की माता जी हो गई और सुनीता के पति की सास हो गई। उसके बाद क्या कह रहे कि सुनीता के पति की सास का एक पुत्र श्याम है, यानी कि इनका और इनका एक भाई भी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साथियों श्याम। यानी कि ये माता जी के 2 बेटियां हैं, क्षमा और सुनीता, और एक इनका बेटा है श्याम। इतनी बात क्लियर है? यानी कि जिसकी पुत्री भूमिका, यानी कि इस श्याम की पुत्री कौन है साथियों? जिसका नाम क्या है? क्या लिखा हुआ है?
जिसकी पुत्री भूमिका है, भूमिका इनकी बेटी का नाम है, तो ये भी बात क्लियर होगी। उसके बाद कह रहे कि सुनीता के पुत्र अभिजीत, सुनीता के पुत्र कौन हो गए, सुनीता का पुत्र हो गया अभिजीत। तो सुनीता के पुत्र अभिजीत का भूमिका से क्या संबंध है, यानी कि अभिजीत ये भूमिका को क्या कहेगा। अरे भाई ये इनकी मम्मी है, मम्मी के भाई है, तो मम्मी के भाई की बेटी कौन होती है आपकी, यानी कि मामा की बेटी आपकी कौन होती है, तो मैं कहूंगा कजिन होती है, कजिन होती है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि यदि मेज को ओवन कहा जाए, ओवन को चाकू कहा जाए, और चाकू को टोस्टर कहा जाए, और टोस्टर को फ्रिज कहा जाए, तो इनमें से किसका उपयोग केक को बेक करने या पकाने में किया जाता है। तो भाई केक को बेक करने में, पकाने में सो साथियों अवन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर अवन को क्या कहा गया है, चाकू कहा गया है। तो मैं कहूंगा साथियों चाकू यहां पर आपका राइट आंसर। तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे आप लोग बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ साथियों जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध होगा, यानी कि वो व्यक्ति उस महिला को क्या कहेगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिए साथियों, क्या एक वुमेन, वुमेन हटाइए, एक औरत है, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, हाँ एक महिला है, एक महिला है साथियों, क्या एक महिला है। महिला कह रही है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है कि उसकी माँ, यानी कि इसकी जो माँ है, इसकी जो माता है, इसकी जो माता है, उसकी माँ कह रहे मेरी माँ की इकलौती पुत्र, ये कह रही मेरी माँ की इकलौती पुत्र, यानी कि ये अपनी खुद की बात कर रही है क्या। अरे भाई आपकी, मान लीजिए आप महिला हैं, आपकी माँ की इकलौती पुत्र, यानी कि आपकी ही तो बात चल रही है, यानी कि आप इस व्यक्ति की माता है, ऐसा कहा यहां पर जा रहा है। तो महिला व्यक्ति से क्या संबंधी है, व्यक्ति क्या कहेगा, माँ कहेगा, माँ कहेगा, तो माँ कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और फटाफट यहां पर आप लोग मुझे बताइए कि देखिए B2D4 F6H8 और J10L12, तो आपको बताने कि यहां पर साथियों क्या क्या आएगा। सबसे पहले इसको जरा आप देखिए, कह रहे कि साथियों यहां पर B से D हुआ है, यानी कि 2 बड़ा है, D से F हुआ है, फिर 2 बड़ा है, F से H हुआ है, 2 बड़ा है, फिर J हो गया है, 2 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है। तो मैं कहूंगा यहां पर N ही तो आ जाएगा। क्या यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, N आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 2 से यहां पर 6 हुआ, यानी कि 4 बड़ा है, ठीक है ना, 4 बड़ा है कि नहीं, 4 बड़ा है, बिल्कुल 4 बड़ा है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए जरा, अच्छा इसको एक काम करिए आप, एक काम आप ये करिए, इसको इसमें बढ़ेगा, ये 2 से 4 हुआ यानी कि 2 बड़ा, 6 से 8 हुआ 2 बड़ा, फिर 10 से 12 हुआ 2 बड़ा। तो यहां पर साथियों क्या हो जाएगा आपका, यहां पर एक तरीके से साथियों 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि 12 से बढ़ के ना 14 आ जाएगा। तो ये भी बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सब में 2 2 बढ़ रहा है, तो 12 में 2 बढ़ाएंगे तो 14। तो N14 कहां पर लिखा हुआ, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, N14 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए 4 8, ठीक है, 4 8 और 12, और यहां पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 कहां पर लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ। तो ये सारी चीजें साथियों क्लियर है। और डी, ठीक है, डी से एच हुआ है, यानी कि 4 बड़ा है, एच से एल हुआ है, 4 बड़ा है, तो यहां पर 4 बढ़ाएंगे तो पी आ जाएगा। तो ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है साथियों, इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने कि कथन तो लिखा हुआ है कि शोधकर्ताओं ने पाया कि अत्यधिक इंटरनेट का उपयोग उन संसाधनों को मानसिक कार्यों से दूर करता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को उन संसाधनों, ठीक है ना, उन संसाधनों को मानसिक कार्यों से दूर करता है जो दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। समझ गए ना, फिर से पढ़िए। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो अत्यधिक इंटरनेट का उपयोग उन संसाधनों को मानसिक कार्यों से दूर करता है जो दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। व्यक्ति को इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल साथियों बचना चाहिए। इंटरनेट के साथ जुड़ाव के स्तर और ध्यान में कमी के बीच एक स्पष्ट संबंध मौजूद है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा यहां पर साथियों मुझे दोनों सही लग रहे हैं, और दोनों सही हैं ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल को साथियों और बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं देखिए, एक लड़का स्थिर जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें लड़का धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर तैर सकता है। ये सवाल बहुत आसान है, 2 स्टेप में सवाल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक लड़का है स्थिर जल में। स्थिर जल का मतलब पता क्या है? ये मान लीजिए पानी की सतह है, ये इसमें कोई चलाव नहीं हो रहा है, यानी कि ये पानी जो नदी का पानी है वो चल नहीं रहा है, वो एक जगह पे बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, तो इसमें जो अगर नाव चलती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। लेकिन धारा की गति, मान लीजिए अब ये दूसरी नदी है, अब यहां पर धारा बहुत तेजी के साथ चल रही है, तो मैं कहूंगा यहां पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धारा चल रही है। और अगर इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली नाव अगर इसमें चलाई जाए तो मैं कहूंगा 40 की स्पीड से तो वो चलेगी और धारा उसकी मदद करेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल को बढ़ाने में। तो इसमें इसकी चाल क्या हो जाएगी? 50-55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अच्छा देखिए, कह रहे कि धारा की गति इतनी है, ठीक है। तो अगर यहां पर पूछता अनुकूल, तो अनुकूल ये होती अनुकूल, लेकिन प्रतिकूल पूछ रहा है। प्रतिकूल का मतलब ये है कि ये शांत जल में नाव की चाल है, और अगर बात करें ये नाव चल रही है इस तरफ चल रही है, लेकिन धारा जो है ना साथियों, धारा इस तरफ चल रही है, तो जाहिर सी बात है फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, माइनस हो जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि नाव के धारा के साथ साथ अगर जाता है नाव जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी कितनी हो जाएगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन अगर धारा के प्रतिकूल जा रही है नाव, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इनके 25 किलोमीटर 60 मिनट 1 घंटे में वो जाएगी। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें लड़के की धारा प्रतिकूल 25 किलोमीटर तैर सकता है, तो वो कितने समय में करेगा? अरे भाई 1 घंटे में ही तो करेगा, ये 1 घंटे में करेगा। तो 1 घंटा कहां पर है? 1 घंटा साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी ए में नहीं बल्कि सी में है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि यदि तो नहीं लिखा हुआ, कह रहे कि रवि की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ऐसे लिखा है क्या? रवि की 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं। उसकी कह रहे कि उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु की, ठीक है, आयु की यहाँ पर 6/5 है। ये जो है ना साथियों, ये 6/5 यहाँ पर लिखा हुआ। एक काम करिए, ये लिखा तो है 6/5, ठीक है। शादी के समय की आयु की 6/5 गुना है। रवि की बहन उसकी शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी, तो रवि की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत आसान है। देखिए, रवि की 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु और उसकी शादी के समय की आयु, 2 आयु यहां पर दी गई है। एक तो उसकी वर्तमान आयु दी गई है आपको, एक तो उसकी वर्तमान आयु आपको दी गई है, और एक दी गई है साथियों शादी के समय की आयु। क्या? शादी वाली आयु दी गई है। क्या दी गई है? शादी वाली आयु उसको दी गई है। यानी कि 6/5 है, ठीक है। यानी कि साथियों अगर हम मान लेते हैं, ये हम 6x मान लीजिए, 6x। अगर उसकी अभी की आयु 6x है, 6 वर्ष है, तो शादी वाली आयु 5x है। और यहां पर यानी कि मतलब कहने का यह है कि 1x से पहले उसकी शादी हुई थी, और यहां पर कहा गया कि 8 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। तो मैं कहूंगा कि x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अरे भाई 8 वर्ष पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। तो अगर हम साथों 6x की वैल्यू निकालें, यानी कि 6 गुणा 8 और 5 गुणा 8 यहां पर निकालें, तो बहुत आराम से वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी साथियों? 6 48 आपकी हो गई, और 5 आपकी 40 हो गई। यानी कि अभी उसकी वर्तमान आयु 48 वर्ष है, और शादी उसकी 40 वर्ष की उम्र में हुई थी। जाहिर सी बात है 8 वर्ष पहले हुई थी, यहां पर भी वही कहा गया था। और कहने कि रवि की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। यानी कि रवि की बहन साथियों, जब उसकी शादी हुई थी रवि की 40 वर्ष की उम्र में हुई थी, तो उस समय वो 10 वर्ष छोटी थी। यानी कि उसकी बहन उस समय 30 वर्ष की हुई होगी, 30 वर्ष की हुई होगी। लेकिन अब 8 वर्ष जब बीत चुके हैं, तो अब उसकी उम्र कितनी हो चुकी है? 38 वर्ष हो चुकी है। तो रवि की बहन की वर्तमान आयु कितनी है साथियों? रवि की बहन की उम्र वर्तमान आयु 38 वर्ष है। तो 38 वर्ष साथियों कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी विशिष्ट दुकान में लाभ लागत का 380%। देखिए, इस लाइन का मतलब आपको समझना होगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद लिखा हुआ यदि लागत
में 20% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। आप लागत को, एक काम करो, लागत को आप क्रय मूल्य मानो। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया मूल्य, मतलब जिस मूल्य पर आपने कोई चीज खरीदी है, और विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर आपने कोई वस्तु बेची है। तो कहने के तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी कि उस लाभ को आपको प्रतिशत में बदलना है, और फिर नीचे क्रय मूल्य नहीं आएगा, नीचे विक्रय मूल्य है, क्योंकि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है लाभ, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब मैं आपको सबसे बिल्कुल शुरू से बताता हूं। देखिए कह रहे किसी विशिष्ट दुकान में लाभ, क्या लाभ की अगर बात करें, किसी विशिष्ट दुकान में लाभ जो है ना, ये लागत का 380% है। ठीक है ना, लागत का। अब देखिए लागत का, तो लागत ये लिख दिया, लागत का मतलब होता है गुणा, गुणा आ गया 380%, यानी कि 380/100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये बराबर लगा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ये लागत इसके नीचे आ जाएगा। तो अब आपके सामने साथियों कुछ कैसा आ जाएगा, मैं आपको बतला देता हूं। कुछ आपके सामने ऐसा आ जाएगा यहां पर, यानी कि अब आपको इससे ये लग रहा होगा कि लाभ अगर 380 है तो लागत 100 रुपए है, यानी कि अगर लागत, किसी वस्तु को बनाने में लागत 100 रुपए आई है, या कह लो क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, तो लाभ कितना हो रहा है साथियों, उस लाभ 380 रुपए का हो रहा है। तो जाहिर सी बात है साथियों, लागत प्लस लाभ क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य की अगर बात करें, जाहिर सी बात है साथियों 480 हो जाएगा, बिल्कुल सही विक्रय मूल्य, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 380 रुपए बढ़ती बेची, यानी कि 480 रुपए में बेची। तो क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं यदि लागत में 20% की वृद्धि हो जाती है, लागत अभी 100 है, जब 20% की वृद्धि होगी यानी कि वो 120 हो जाएगी, तो आपको बताना है, और विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो कहने के लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो साथियों लाभ कितना है, लाभ की अगर बात करें, लाभ की अगर बात करें साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये अगर बात करें ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ पता क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर आपका साथियों क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो कि 120 है, तो इसको घटाओगे साथियों, लाभ आपका कितना आ जाएगा, मैं कहूंगा 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब कहने के लाभ को प्रतिशत में बदलिए, लाभ को प्रतिशत में बदल देते हैं साथियों, 100 से गुणा करा दीजिए, और विक्रय मूल्य का ये कितना प्रतिशत होगा, तो विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, कितना है 480, 480 नीचे आ गया, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 तियां 36, 12 चौक 48, 4 से अगर कट करेंगे 100 को 25 आ जाएगा, 25 तियां कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे, यानी कि 75% साथी होगा लाभ। विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, 75% होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे कि एक व्यक्ति ने 17, क्या लिखा हुआ, 17,30,000 रुपए में एक फ्लैट खरीदा, उसने इसकी पेंटिंग और मरम्मत पर 40,000 रुपए खर्च कर दिए। यदि 16,10,000 रुपए, 16,10,700 रुपए में फ्लैट वो अगर बेच देता है तो उसको हानि होगी, क्या प्रॉफिट होगा, हानि होगी या नुकसान होगा, क्या होगा उसको, या फायदा होगा। देखिए 17 लाख, ठीक है, 17,30,000 रुपए में उसने एक फ्लैट खरीदा, और इसमें 40,000 उसने रुपए और लगाए मरम्मत के, तो वो उसको पूरा फ्लैट कितने का पड़ गया, इसको साथियों हम एक बार देख लेते हैं। वो पूरा फ्लैट उसको पड़ गया 17,70,000 रुपए में। लेकिन उसने किया क्या साथियों, 16,10,700 रुपए में वो बेच दिया। तो क्या जाहिर सी बात है भाई, 17,70,000 खरीद में खरीद रहा है, 16,10,700 में वो बेच रहा है, जाहिर सी बात है हानि होगी। अब कितनी हानि होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो 16,10,700 ये यहां पर आ जाएगा। एक काम करिए, एक सेकंड रुकिए, इसको इधर से लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका 700 हो गया, ये आपका 0 1 हो गया, और ये आपका, ठीक है, वही चीज आ जाएगी। हाँ ठीक है, अब क्या माइनस करिए साथ, तो 0 0, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। चलिए 3 आ गया, और यहां पर साथियों आपका 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 15, क्या साथियों, अगर बात करते हैं साथियों कितने का नुकसान होगा, तो आपके सामने है 1,59,300 रुपए का नुकसान होगा। यानी कि हानि को, अब ये हानि तो आपकी निकल गई साथियों, 1,59,000
300 रुपए की ये हानि हुई, लेकिन इसको प्रतिशत में बदलने को कह रहे हैं तो 100 से गुणा करा दीजिए साथियों, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे अगर बात करें आपका क्रय मूल्य आ जाएगा जितने में आपने खरीदा था। तो खरीदा कितने में था, 17,70,000 रुपए में खरीदा था, तो 17,70,000 साथियों ये आपका आ गया नीचे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें 177 की किससे गुणा करें कि 1593 आ जाए, मैं कहूंगा 9 से करें, यानी कि 177 नीम 1593 होते हैं, तो मैं कहूंगा 9% की हानि होगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ था, ऑप्शन नंबर बी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर साथियों सब्सक्राइब आप लोग यहां पर कर लीजिए। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। कहने के 3 लोग हैं साथियों, कितने लोग हैं यहां पर, 3 लोग हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। ये एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, किसमें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से यहां पर क्लियरली दिखे। चलिए तो 3 लोग हैं साथियों, एक्स है और वाई है और जेड है। क्वेश्चन को देख के मैं समझ गया। उसके बाद कहने के एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, कुछ पैसा निवेश करता है। वाई शुरुआत से 4 महीने के बाद एक्स की राशि का 2 गुना, एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है, और जेड शुरुआत से 9 महीने के बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 4,50,000 है तो वाई का हिस्सा कितना होगा। देखिए हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने अपना पैसा 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है। अब देखिए एक्स ने कुछ समय, क्या लिखा हुआ है, एक्स शुरुआत में, अच्छा शुरुआत में लगाया। अब पहले तो बात ये मानिए कि एक्स ने कितना पैसा लगाया, मान लेते साथियों अगर एक्स ने 1 रुपया लगाया, 1 रुपया लगाया मान लेते हैं, तो वाई शुरुआत से 4 महीने के बाद एक्स की राशि का 3 गुना, यानी कि अगर एक्स ने 1 रुपया लगाया तो वाई ने इसका 3 गुना 3x लगाया, और कहने के जेड शुरुआत से 9 महीने के बाद वाई राशि का 2 गुना लगाया, तो साथियों जेड ने 6x लगा देगा, कितना लगा देगा, 6x लगा देगा। अब वाई का डबल 6x ही तो होगा। अब एक बात और ध्यान रखिए कि एक्स ने अपना पैसा शुरुआत से लगाया, 1 साल तक के लिए लगाएगा तो 12 महीने के लिए लगाया होगा, और कह रहे हैं कि वाई शुरुआत से 4 महीने के बाद, अरे भाई जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने, 4 महीने तक तुमने नहीं लगाया, तो साथियों 8 महीने के लिए इन्होंने अपना पैसा लगाया, ठीक है 8 महीने के लिए लगाया। उसके बाद साथियों जेड ने क्या किया, 9 महीने के बाद लगाया, यानी कि इसने अपना पैसा सिर्फ 3 महीने के लिए लगाया होगा, 9 महीने के बाद लगाया ना, 3 महीने के लिए लगाया, ठीक है। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट कर लीजिए, 12x यानी कि 12 गुणा x तो 12x हो जाएगा, 8 तिया 24 तो 24 साथियों कितना हो गया, 24x हो गया, एक सेकेंड, ये आपका 24x आ गया। उसके बाद साथियों 6 तिया 18 तो 18x आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 से अगर कट करें तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा ये अनुपात निकल आया। आपसे y का हिस्सा पूछा जा रहा है, y का हिस्सा 4x है, और तीनों को कितने रुपए का लाभ हुआ है साथियों, 4.5 लाख रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है ना, 4.5 लाख रुपए का लाभ हुआ है, और y का हिस्सा यहां पर कितना है, 4। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, अगर x को 2 रुपए, y को 4 रुपए, z को 3 रुपए मिले, तो इसको कितना मिला साथियों, 4 रुपए मिले, और नीचे इन सब का योग आ जाएगा 7 8 9 यानी कि 9 आ गया, तो 9 कम 9, 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, और 0 साथियों यहां पर आपके लग जाएंगे, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा, और यहां पर ये आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा साथियों, मैं कह देख सकता हूं 2 लाख हो जाएगा, क्या 2 लाख हो जाएगा। और 2 लाख कहां पर साथियों लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। ये तो भाई हो गए सवाल, तो हो गए, ठीक है। तो साथियों कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उसके अलावा साथियों मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन में अभी कुछ घंटे बाकी हैं तो इन घंटों का साथियों, इन बचे कुछ समय का प्रॉपरली एक तरीके से फायदा उठाइएगा। और तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।